So yes, online students, this is your scheduled class of reporting. Law की class की जगह changes है. So we'll be studying reporting in this 1 hour. Alright. Okay, so book तो कुछ लाए नहीं होंगे आप लोग? No ma'am. So मोबाइल तो लाए हो उसमें ऐप पे मैंने कल भेज दिया था आप लोगों को. हर बेंच पे एक एक मोबाइल होगा. मोबाइल निकाल लो, उसमें ऐप खोलो, ऐप पे फाइनेंशियल रिपोर्ट मिलेगी आप लोगों को. फटाफट से खोलिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट मिलेगी आप लोगों को ऐप पे. ओपन दैट इन योर मोबाइल फोन. मिल गई आप लोगों को सबको? हैव यू ऑल ओपनड इट? हर बेंच पे एक एक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी मिल गई होगी. तो बेटा ये फिर आपको सेव करना चाहिए ना, मैंने कल ही भेज दिया था फाइनेंशियल रिपोर्ट. तब सुन लो और बाद में फिर देख लेना उसमें से कंटेंट. इसीलिए कल भेजा था कि आप लोग इसको कॉपी में लिख लो. ओके, सर फाइनेंशियल रिपोर्ट के 3 पेजेस हैं. फाइनेंशियल रिपोर्ट वैसे तो आपके एग्जाम में आज तक कभी आई नहीं है, राइट? पॉसिबल चांसेस है कि इस बार आ जाए. पॉसिबिलिटी है, हर बार से पॉसिबिलिटी के बेसिस पे पढ़ते हैं ये चीज. लेकिन अगर ये आती है तो ये आर इन अ बेटर सिचुएशन. कैसे? और सारी रिपोर्ट्स में तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा आप समझ पाए होगे कि अपने को दिमाग लगाना पड़ रहा था, पॉइंट सोचने पड़ रहे थे. इसमें सेट फॉर्मेट है, वही लिख के आना है बस. फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्चुअली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन डिपिक्ट करती है, राइट? तो फाइनेंशियल सिचुएशन डिपिक्ट करने की जब अपन बात कर रहे हैं तो पिछले साल क्या प्रपोर्शन था या पिछले साल कितनी इनकम थी और उस कंपैरिजन में इस साल में कितनी इनकम है, ये कंपैरिजन ही फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है. तो आप ये कहोगे भाई हमारी इनकम 8 करोड़ की हुई, लेकिन पिछले साल तो 20 की हुई थी. तो 8 करोड़ की इनकम के बेसिस पे तो लग रहा है कि अगर कितनी इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया. बट पिछले साल 20 की हुई थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत ज्यादा नीचे चले गए अपन तो, राइट? सो फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्चुअली डिपिक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू फाइनेंशियल ईयर. बहुत ज्यादा आपको इसमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, फिगर्स में नहीं जाना, कॉन्सेप्ट में नहीं जाना. आपको सिंपल इसकी लैंग्वेज पकड़नी है. एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो लैंग्वेज के बेसिस पे इसको करके आना है. इसमें ना तो फिगर याद करके जाना, कुछ भी फिगर अपने हिसाब से लिख सकते हो, और ना ही इसमें एज सच बहुत कैलकुलेटिव होना है. नो वन इज गोइंग टू सी योर कैलकुलेशन इन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इन फाइनेंशियल, राइट? सो देखो इसकी लैंग्वेज. सबसे पहले अपन ने इसमें सेंटर में टाइटल लिखा, एमके ट्रेडर अनाउंसेस ईयरली रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920. तो ये 1920 की है, आप इसको अपडेट कर देना 22-23 कर देना, ठीक है? इसीलिए कल मैंने आपको ये कहा था कि कॉपी में लिख लेना इसको. कॉपी में लिख लेते अगर इसको तो उस केस में ही चेंजेस कर पाते, बट अब समझ लो फिर कर लेना. बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत डिफिकल्ट चेंजेस नहीं है. फिर उसके बाद जयपुर आपने सिटी लिखी, डेट लिखी. डेट मैंने यहाँ पे 10th मई लिख रखी है. तो आप ये समझना कि 10th मई के बाद की डेट नहीं लिखनी. 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, तो आप मार्च के बाद अप्रैल या मैक्सिमम 10 मई तक रिपोर्ट पब्लिश कर दोगे. तो ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीम डेट मैंने लिख रखी है, इसके आगे नहीं बढ़ना. कोशिश करो कि अप्रैल की लिख दो, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की, राइट? CNW इज बेसिकली अ सीक्वेंस नंबर. जैसे अपन सर्कुलर में इन सब में सीक्वेंस नंबर लिखते थे, वही चीज है, सीक्वेंसिंग है. एमके ट्रेडर्स अ ट्रेडिंग कंपनी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. किस में डील करती है ये कंपनी? फूड प्रोडक्ट्स में. टुडे अनाउंस इट्स फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग रिजल्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस. अब इसमें इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही बता दिया कि नेट इनकम कितना है और नेट रेवेन्यू कितना है. मैंने यहाँ पे मिलियंस और बिलियंस में लिख रखा है. आपको अगर ये कंफ्यूज करता है तो आप लैक्स और करोड़ में लिख सकते हो, लेकिन ये मत करना कि कहीं मिलियन लिख दिया, कहीं लैक्स लिख दिया, कहीं करोड़ लिख दिया, कहीं बिलियन लिख दिया. मिक्स मत करना. जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी फॉलो करो उसी को चलाना फिर पूरे, ठीक?
मैंने पॉइंट्स में भी लिखा है, आप पॉइंट्स में भी चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, यू कैन राइट इन योर ओन वे। फिर उसके बाद फाइनेंशियल समरी। फाइनेंशियल समरी की जब अपन बात करें तो इसमें अपन ने टेबल बनाई है कि पिछले साल अपना जो रेवेन्यू था वो 7.5 था, इस साल बढ़ के 8 हो गया। सिमिलरली नेट रेवेन्यू पिछले साल 8.5 था, जो इस साल बढ़ के 9 हो गया। ये ऊपर जो ईयर दे रखे हैं गड़बड़ है, 19 की जगह 20 आएगा, 20 की जगह 19 आएगा, राइट। तो ये करेक्शन आपको करना होगा, उस टाइम पे ध्यान रखना जब इसको कॉपी में लिखो तो। फिर उसके बाद नेट इनकम बता दी और पर शेयर कॉस्ट बता दिया कि पिछले साल पर शेयर कॉस्ट 0.7 पर शेयर था, जो इस साल बढ़ के आपका 0.9 पर शेयर हो गया। तो शेयर की प्राइस बढ़ी तो रेवेन्यू भी बढ़ गया, तो प्रॉफिटेबल सिचुएशन बता रहे हैं अपन। फिर उसके बाद शेयर की प्राइस के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो उसमें अब अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि याद करेंगे। तो टर्मिनोलॉजीज की जब अपन बात कर रहे हैं तो आपको बैठ के फिगर्स नहीं रटने इसके, आप सिर्फ इसकी टर्म याद करके जा सकते हो। जैसे इसमें आ रहा है EBITD आ रहा है इसमें नेक्स्ट पेज पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट। तो ये EBITDA की डिटेल्स आपने प्रोवाइड करी। फिर उसके बाद आपने कैश इन्वेस्टमेंट्स और कैश फ्लो की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, राइट। ठीक है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट ये बताया कि भाई आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.mktraders.com को रेफर कर सकते हो, और उसके नीचे बताया कि मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस डिपार्टमेंट से आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी ले सकते हो, और थोड़ा सा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया। तो आपको बेसिकली इसमें जो याद करना है वो एक तो सीक्वेंस और क्या क्या टर्म्स यूज आ रही हैं, जैसे कैश इन्वेस्टमेंट्स, EBITDA या नेट इनकम, नेट रेवेन्यू, ये टर्म्स याद करनी है और सीक्वेंस याद करनी है कि किसके बाद क्या क्या चल रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो देखेंगे कि टेबल बनी हुई है। टेबल में नेट परचेज पिछले साल कितना था और इस साल कितना, सिमिलरली सेल, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट इनकम, तो ये सब आपने कंपेयर कर दिया कि पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी है। फिर बैलेंस शीट की थ्योरी लिखी है आपने, और बैलेंस शीट की थ्योरी लिखकर बैलेंस शीट एक रैंडम आप लोगों ने बना दी, राइट। तो ये है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट। सो आई बिलीव दैट दिस इज द easiest ever reports if it comes in exam. Although ये 3 पेज की है, कंटेंट के हिसाब से ज्यादा है, बट ये कंटेंट इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें अपन टेबल्स बहुत सारी बना रहे हैं। एक तो चेंज की टेबल बना रहे हैं, एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसके अलावा एक नेट इनकम नेट रेवेन्यू वाला चेंज बता रहे हैं। तो ये टेबल की वजह से नंबर ऑफ पेज बढ़ते जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड। बन सकती है फाइनेंशियल रिपोर्ट, समझ में आई कैसे बनी। इसको ऐसे एकदम ब्लैंक करके नहीं जाना कि आती नहीं एग्जाम में तो आएगी भी नहीं, तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते जाओ। आपकी बुक में जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनी हुई है वो बेसिकली आप लोग जब अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे ना तो वो 7-8 पेज की रिपोर्ट बनेगी, इतनी लेंथी दे रखी है। तो उसी का इजी और मॉडिफाइड वर्जन ही दे रखा है। इसमें सबसे पहले आप एमके ट्रेडर्स के बारे में बता दो, फिर आप इनकम रेवेन्यू बता दो, फिर टेबल बता दो, टेबल के बाद में आप पर शेयर कॉस्ट और ये सब बता दीजिए, नेट रेवेन्यू, EBITDA, कैश इन्वेस्टमेंट्स, ये सब बढ़ेंगे। आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा, एक्सपेंसेस घटेंगे, इनकम बढ़ेगी, राइट। फिर उसके बाद आपकी एक बड़ी टेबल बनेगी जिसमें सारे फिगर्स आ रहे, बैलेंस शीट की थ्योरी, और बैलेंस शीट बनाना सबको आता ही है, बस, राइट। तो ये थी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट। इसके अलावा मैंने आपके साथ जो शीट शेयर करी थी वो शेयर करी थी क्वेश्चन नंबर 1 की, राइट। ये वाला क्वेश्चन मैगजीन रिपोर्ट का क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, समझ यहाँ लो, कल समझाया था क्या क्वेश्चन, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कहता है, बेसिकली आप लोग बुक्स में भी खोल सकते हो अपनी अपनी। क्वेश्चन 1 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि एक सेमिनार हुई है, उस सेमिनार की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। तो सेमिनार का टॉपिक आपके एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, और टॉपिक है आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट डेकेड।
तो बेसिकली अगले 10 सालों में आप बिजनेस प्रैक्टिस को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हो, इस टॉपिक पे आपकी सेमिनार हुई थी। तो उस सेमिनार की आपको एक मैगजीन रिपोर्ट यहाँ पर बनानी है। ठीक, क्वेश्चन आया कि समझ में क्या है? खोलो बुक्स। अच्छा, बुक्स तो है ही नहीं आपके, देखो ये क्वेश्चन स्किप नहीं करके जाना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसका फॉर्मेट खुद ही भेज दिया, आप लोगों से नहीं करवाया। Your institute Global Business School organized a seminar on profitable business practice. आपका इंस्टीट्यूट है जिसने प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिस पे सेमिनार कंडक्ट करी थी। आपको उसी के लिए मंथली न्यूज़लेटर की रिपोर्ट बनानी है। न्यूज़लेटर इज अ मैगजीन रिपोर्ट। ठीक, तो सेमिनार अभी आप लोगों ने अटेंड करी है, जिन्होंने करी है उनको पता है कि क्या होता है, स्पीकर्स आते हैं अपने अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ रिपोर्ट बना रखी है। देखो, सबसे पहले तो अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये बता दिया कि सेमिनार कहाँ हुई है और किस डेट को हुई है। तो इस डेट यहाँ पे 20 जून लिख रखा है, रमाडा होटल में हुई, और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे और ऑडियंस कौन कौन थी। तो और चीफ गेस्ट यहाँ मुकेश अंबानी जी को बना दिया, जो कि चेयरपर्सन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और ऑडियंस में एंटरप्रेन्योर्स थे, ओनर्स थे, स्टार्टअप्स के स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट प्रोफेसर, ये सब थे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लैंप लाइटिंग के साथ शुरू हुआ, वेलकम एड्रेस हुआ, चेयरपर्सन की स्पीच हुई, ऑडियंस ने लाउड अप्लॉज किया। यही होता है लैंप लाइटिंग, और ये सारी फ्लो चलता है। थर्ड पैराग्राफ में अपन ने बताया कि इसमें कितने की स्पीकर्स थे, 5 की स्पीकर्स थे। 5 की स्पीकर में फर्स्ट की स्पीकर है डॉक्टर मिस्टर अमित गुप्ता, सीईओ विप्रो। ये सब फेक है बेटा, गूगल सर्च करोगे तो कोई नहीं मिलेगा, ये सब दिमाग में जो नाम आता जा रहा था, जो डेजिग्नेशन आता जा रहा था, वो लिख रहे थे, तो ये इमेजिनरी है सब कुछ, तो आप भी लिख सकते हो, राइट। सो नेम लिखा, डेजिग्नेशन लिखा, कंपनी का नाम लिखा। उन्होंने ये बोला कि भाई आने वाले 10 सालों में आपको बिजनेस प्रैक्टिस को प्रॉफिटेबल अगर बनाना है, तो उस केस में आपको रिमोट ऑफिसेस की इंपॉर्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। रिमोट ऑफिस जो वर्क फ्रॉम होम होता है, दूरी से आप काम करते हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको बढ़ानी होगी, तभी आप बिजनेस प्रैक्टिस को प्रॉफिटेबल बनाओगे। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो चुका है। सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया कि जो दूसरी स्पीकर रही, उन्होंने फोकस किया कि भाई मीटिंग्स को डिजिटल नोट बनाने चाहिए, कम्युनिकेशन टूल्स यूज करने चाहिए डिजिटल, राइट। थर्ड की स्पीकर जो आई, उन्होंने बात करी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डेटा, कि अगर मार्केट में आपके पास डेटा होगा, रिसर्च आप करोगे, तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, बिना रिसर्च के नहीं सर्वाइव कर सकते। फोर्थ की स्पीकर जो आई, उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, इन सब पे फोकस किया कि मार्केटिंग कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन सब बहुत डिजिटली होने चाहिए और एब्सोल्युटली कस्टमर के हिसाब से होने चाहिए। और लास्ट जो की स्पीकर है, उन्होंने कंज्यूमर की जो नीड्स हैं उन पे फोकस करने को कहा कि अगर आप कंज्यूमर नीड्स पे फोकस करोगे तो योर बिजनेस प्रैक्टिस विल बी प्रॉफिटेबल। लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और वोट ऑफ थैंक्स के साथ सेमिनार खत्म हो गया, राइट। तो मैंने यहाँ पे 5 की स्पीकर्स लिए। अगर आपका 1.5 पेज 3 की स्पीकर में भी हो जाता है तो आप 3 भी ले सकते हो, राइट। बट ये फॉर्मेट मुझे ऐसा बनाना था जिससे कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो आपके पास एक फॉर्मेट अवेलेबल है। सेमिनार का क्वेश्चन अगर आता है तो जिन्होंने अटेंड करी वो वैसे भी लिख सकते हैं, जिन्होंने नहीं करी उनके पास ये फॉर्मेट, राइट। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफिकली क्योंकि मैगजीन फॉर्मेट है तो पढ़ के आपको स्ट्रिक्टली जाना, राइट। तो ये अपना मैगजीन वाला क्वेश्चन हो गया, फाइनेंशियल क्वेश्चन। अब आओ फॉर्मल रिपोर्ट पे। फॉर्मल रिपोर्ट भी एग्जाम में कभी नहीं आई आज तक। पेज नंबर 9.10 कभी आई नहीं है, आ जाती है तो अगर फॉर्मेट भी पढ़ के जाओगे ना तो कर पाओगे, ठीक है। आने के चांसेस बहुत कम है और बहुत लेंथी है, ये 3-3 3.5 पेज तक बनती है, राइट। तो फंसो तो ही करना, वरना अवॉइड ही करना इस क्वेश्चन को। अगर आता है तो आने के चांसेस ही बहुत ना के बराबर है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से चल रहा है। सबसे पहले आप सेंटर में लिखेंगे टाइटल,
गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है, सेंटर में आपने लिखा टाइटल। टाइटल के जस्ट नीचे आप लिखेंगे टू, कि आप वो रिपोर्ट किन के लिए बना रहे हैं। तो जिनके लिए भी आप वो रिपोर्ट बना रहे हो वो क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उनकी। फ्रॉम आपकी डिटेल्स, जैसे मेल में लिखते थे ना, वही चल रहा है। डेट आप लोग लिख सकते हो, सब्जेक्ट आप लोग लिख सकते हो, क्लीनिंग ऑफ गंगा रिवर, क्वेश्चन से मिल जाता है। एक्नॉलेजमेंट का पॉइंट अलग है इसमें। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि जिन भी लोगों ने आपको रिपोर्ट बनाने में सपोर्ट किया है उनको आप थैंक यू बोल रहे हो, उनके प्रति यू आर एक्चुअली ग्रेटफुल, राइट। लाइन देखो, आई एम deeply grateful to all the people who extended their invaluable help and support, special thanks to this। एज इट इज सेम लिख देना कि भाई आप लोगों ने सबने रिपोर्ट बनाने में बहुत हेल्प करी और उसका पॉइंट है ये, तो आप इसको थैंक यू नोट के जैसे लिखोगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। फिर उसके बाद आप कंटेंट जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करोगे। जैसे गंगा रिवर है तो इंट्रोडक्शन तो सब में ही आएगा, किस वजह से पोल्यूट हो रही है, कॉजेस, क्या असर आ रहा है, इफेक्ट्स, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशंस। कंक्लूजन आप लिखोगे, कंक्लूजन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें वो आ रहा है बिब्लियोग्राफी। अब ये जो कॉजेज इफेक्ट्स हैं ये आपको सबको पता है कि गंगा रिवर किन कारण से पोल्यूट हो रही है, तो इनमें सब में दो दो तीन तीन पॉइंट्स ही लिखने हैं आपके, ज्यादा नहीं लिखने। इन्होंने 8 7 8 पॉइंट लिख रखे हैं, सो दे आर टू, इट इज टू लेंथी एज पर द 5 मार्क क्वेश्चन। लास्ट में आप इसमें बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। बिब्लियोग्राफी की जब अपन बात कर रहे हैं, कोई बता सकता है क्या होती है बिब्लियोग्राफी? रेफरेंस क्या होते हैं? आपने जो भी रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट के लिए आपने सपोर्ट कौन सी बुक से लिया, कौन सी वेबसाइट से लिया। सो बिब्लियोग्राफी में बेसिकली आप कॉपी में लिख सकते हो, बुक नहीं है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं बिब्लियोग्राफी में, राइट। और इसको लिखने का तरीका होगा नेम ऑफ बुक, चैप्टर नंबर और पेज नंबर। हाँ जी, ये इमेजिनरी ही है बेटा, क्योंकि अपन ने रियल में तो कोई रिसर्च करी ही नहीं है, राइट। सो बुक का नेम जैसे आपने लिखा गंगा रिवर, बुक का नाम कुछ भी बना दो, गंगा रिवर, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 46 से 58, सब इमेजिनरी है बेटा ये। तो ये है आपका बिब्लियोग्राफी लिखने का तरीका। तो आप इस तरीके से बुक के नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट आईडी बना सकते हैं www.gangariver.com, राइट। सो बोथ आर ओके, दोनों काम आप कर सकते हो, बट बिब्लियोग्राफी में आप कितने पॉइंट्स लिखेंगे, 3, इससे ज्यादा नहीं, इन्होंने तो बहुत सारे लिख रखे। ये है आपकी फॉर्मल रिपोर्ट। तो स्टार्टिंग में तो वही आपका मेल वाला फॉर्मेट है, एक्नॉलेजमेंट का पॉइंट अलग है और बिब्लियोग्राफी का अलग है। अंदर जो पॉइंट्स आप लिखोगे कॉजेज इफेक्ट्स वो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करोगे, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो आजकल का यूथ है वो इंडियन कल्चर से फैमिलियर नहीं है, तो फैमिलियराइज कराने के लिए रिपोर्ट बनाओ, पीछे क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसमें आप कॉजेस लिख सकते हो, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से क्या क्या कारण है कि वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है, उसका क्या असर आ रहा है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉल्यूशंस, बस। तो ये आप क्वेश्चन से आपको खुद ही मिल जाएगा, बट इसमें आप खुद का थॉट प्रोसेस, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू जैसे आर्टिकल में लिखते हैं ना वैसे लिख सकते हो, पॉइंट्स में ही बनती है रिपोर्ट, राइट। सो आई थिंक आप अगर फॉर्मेट भी पढ़ के जाओ और अगर एग्जाम में आ जाती है तो जनरल इसी तरीके के टॉपिक होते हैं, आप करके आ सकते हो, ठीक। तो ऑफिशियली अब सिलेबस कंप्लीट हो गया अपना। तो आप कोई डाउट है, कुछ तरीके का डिस्कशन आपको करना है तो बता दो, वरना पिछले साल के पेपर्स देख लेते हैं कुछ। सिलेबस पेपर कैसे आता है वो तो बता ही रहे, इसके अलावा कोई टॉपिक में डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं, आज की क्लास में अपन ने जो भी चीजें पढ़ी है मैगजीन रिपोर्ट के अलावा वो नहीं आती एग्जाम में, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लास्ट क्लास थी आता भी नहीं है, देखना भी नहीं, उसको रिवाइज जरूर करके जाना है आपको, ठीक। वरना तो सिलेबस कल ही हो गया था।
हाँ अब तो पूरा याद हो गया, एक आध बार में टाइम लगता है बस। अभी जैसे वो एक बैच है जिसमें नया स्मार्ट बोर्ड लगा है इधर वाला। हाँ रूम नंबर नहीं पता मुझे, GCF 10 है वो। तो वो बोर्ड ऐसा है कि हाँ नहीं वो ग्रीन तो उसका बैकग्राउंड है, कुछ भी यूज हो सकता है उसमें। तो वो बहुत अच्छा बोर्ड है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बट धीरे धीरे फैमिलियर हो गए उनसे। हाँ नहीं नो डाउट वो बोर्ड सबसे अलग है, बट उसमें फीचर्स इतने सारे हैं कि सारे अभी तक यूज ही नहीं करे। सब कुछ मस्त है, और उसमें ना बच्चे सारे फीचर्स से फैमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि वो तो दिन भर बैठे बैठे देखते रहते हैं, उनको पता है कि किससे क्या होता है, तो वही बता देते हैं, मैम अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो। ये अभी वाला लेटेस्ट एकदम May 22। देखो पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक, ये अपन कर ही लेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के जस्ट बाद में आएगा आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन, ये पैसेज ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, एब्रीविएशंस यूज करते हुए नोट मेकिंग बनानी है, और साथ में समरी, तो 3 नंबर की नोट मेकिंग और 2 नंबर की समरी, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा बन गया, 5 नंबर का पैसेज और 5 नंबर की नोट मेकिंग। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, अब कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये हर क्वेश्चन में आएगा लगभग, राइट। तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन, a well dressed and groomed person is presumed to be organized and methodical, whereas sloppy and shabby fails to give a favorable impression। कौन से टॉपिक से आया है ये? कम्युनिकेशन में कौन से टॉपिक से आया है? अपीयरेंस, एज इट इज, सेम लाइन आई है, राइट। तो उसी को एक्सप्लेन करना, अभी आया 2 नंबर में, बट अपीयरेंस पूरी समझानी है आपको, ठीक। फिर उसके बाद आपके जो वोकैबुलरी आ रही है, वो वोकैबुलरी का तरीका देखो, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस आ रही है वोकैबुलरी, ठीक। ये वोकैबुलरी आप सारी कर सकते हो, इसकी सबकी आंसर्स अवेलेबल है, राइट। इस वाले पेपर के भी आंसर सब अवेलेबल है, तो आप लोग सारे कर सकते हैं। अभी बता देते हैं, इसके तो अभी करे ही थे मैंने। पहला, अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, और दूसरा सुटेबल एंटोनिम। तो ये ध्यान से पढ़ना कि सिमिलर वर्ड पूछा है कि ऑपोजिट वर्ड पूछा है, एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका जलमेन, इसका बेसिकली मतलब है रेलेवेंट से, राइट। ये नहीं आता होगा तो अब ये पढ़ के ही जाना है अपने को, ठीक है, वी हैव नो अदर चॉइस। तो वोकैबुलरी का सबसे, नहीं ये बुक से नहीं आया, वोकैबुलरी में यही बता रहे हैं आपको कि वोकैबुलरी या तो बुक से आएगी थोड़ी बहुत, या फिर लास्ट ईयर के पेपर्स आरटीपी, राइट। तो ये तो बुक का नहीं है, ये आरटीपी का भी नहीं है, तो ये फंसेंगे कहीं ना कहीं। अब इसमें देखो ऐसा कर सकते हो, रेस्पॉन्सिबल, लॉजिकल, पॉसिबल और रेलेवेंट। जिम्मेदार अलग अलग वर्ड है, लॉजिकल, पॉसिबल एक जैसे वर्ड्स हो सकते हैं, रेलेवेंट का इन तीनों से कोई लिंक नहीं बैठ रहा कहीं तक भी, राइट। तो अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आता हो ना, तो आप ऑप्शंस देखकर भी डिसाइड कर सकते हो। 1 या 2 नंबर की वोकैबुलरी में फंसते हैं, ज्यादा नहीं फंसते, बट 1 या 2 नंबर, क्योंकि अब इन्होंने कोई रूल ही नहीं बना रखा, ये भी नहीं बता रखा कि भाई बुक से पढ़ा दो, बुक में इतना कंटेंट दे दें कि भाई ऐसा है 500-700 वर्ड देते तो वो 500-700 भी रटवा दे, लेकिन कुछ तो दे बुक से, राइट। फिडेलिटी, ये वर्ड आपका आरटीपी से आया हुआ है, सो दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड, राइट। ये पहले भी आया हुआ है और आरटीपी में 1-2 बार आया हुआ है। कैन यू आइडेंटिफाई द मीनिंग? कमिटमेंट, इनकॉन्स्टेंसी, एम्बिशियस और डिवोशन। अब ये आइडिया लगाया आप लोगों ने, बाकी ये वर्ड पहले का है, दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड। सो वोकैबुलरी और ग्रामर में आप लोग ध्यान रखें कि लास्ट ईयर के पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, ये आपको करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपकी इसके साथ आइए, देखो ग्रामर। व्हाई डोंट यू गो अवे फॉर द फ्यू डेज, जेनिफर सेड टू मी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो जेनिफर आस्क्ड मी व्हाई, वाई के बाद अब यू को किसके हिसाब से बदलेंगे? मी के हिसाब से, तो क्या कर दे? वाई आई
डू नॉट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट. व्हाई आई डिड नॉट गो अवे फॉर फ्यू डेज. परफेक्ट है, वेरी गुड. आई वाज नॉट होपिंग कितना परफेक्ट रिस्पॉन्स दोगे आप लोग. ग्रामर तो अच्छे से कर रही है मतलब, है ना. नेक्स्ट इज प्रेसी. प्रेसी 5 नंबर की है. ये प्रेसी जो आई है ना एज इट इज बुक से आई है इस बार. वी आर बम्बार्डेड विथ नॉइज ड्यूरिंग आवर वेकिंग आवर्स. याद आई क्या ये लाइन आप लोगों को? एज इट इज वो कम्युनिकेशन चैप्टर से दे दिया उन्होंने पैसेज, राइट. सो यू कैन डू दिस वेरी इजीली. फिर उसके बाद नेक्स्ट वापस से ये एक पूरा क्वेश्चन था वो वाला आपका. अब थर्ड क्वेश्चन पे है. चेन नेटवर्क समझा सकते हो एज इट इज. और टेक्नोलॉजी बैरियर भी समझा सकते हो. तो आगे 2 नंबर पूरे यहाँ पर, राइट. फिर उसके बाद वापस आपकी फेवरेट बेस्ट एक्सप्रेसेस खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. स्लगर्ड, चीट, लेजी, ओल्ड और टॉकेटिव. इसका तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा. Lazy. So lazy is the right word here. So sluggard is lazy. ठीक है, चलो 2 नंबर कटे हैं अभी तक, ये मान लेते हैं. एक जर्मन वाले के और स्लगिश के. ठीक है, उसके नहीं कटेंगे, फर्टिलिटी के नहीं कटेंगे अगर पिछले साल के पेपर करके जाओगे तो. टर्बुलेंस इज अ कॉमन वर्ड. टर्बुलेंस, स्टिलनेस, रिपोज, एजिटेशन और कामनेस. अपन बोलते हैं ना प्लेन में टर्बुलेंस की सिचुएशन है. सो टर्बुलेंस की सिचुएशन कैसी सिचुएशन होती है? टेंशन की, घबराहट की. स्टिलनेस है क्या? नहीं. रिपोज नहीं. एजिटेशन, राइट. तो दिस इज अ कॉमन वर्ड, ये आना चाहिए. टर्बुलेंस इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड. अब आइए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. अगर एंटोनिम पूछते तो ये सारे एंटोनिम्स ही हैं, बाकी तीनों. शांत, स्टिल रहना, शांत रहना, नहीं हिलना, स्टेबल. चलो अब आओ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. मदर सेड टू हर डॉटर, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन. ये किया है क्या अपन ने क्वेश्चन? क्या होगा इसका आंसर? ब्लेस हर डॉटर दैट गॉड माइट या शुड. गॉड के केस में लिखवाया था कुछ मैंने. माइट. माइट होगा या शुड होगा? पक्का देखो एक बार. अच्छा कॉपी तो आएगी, माइट ही आएगा क्योंकि आपको पता है ना शुड को गॉड का शुड थोड़ा बोल सकते हैं. सो गॉड माइट ग्रांट यू. सो यू को हर के हिसाब से कर दे, हर सक्सेस इन अ एग्जामिनेशन. फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन. यू आर अ परचेज मैनेजर ऑफ ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड. आपने 100 यूनिट स्पेशल काइंड ऑफ बोल्ट ऑर्डर किए थे. चेक किया तो आपको लगा कि कंसाइनमेंट पूरा नहीं है. सेल्स मैनेजर को कंप्लेंट लेटर लिखना है. कर सकते हो आगे. अभी तक 2 ही नंबर मालूम कि 2 ही कटे, बाकी सारे आ गए. अभी तुक्के में तो सही हो ही जाएंगे, बट मान लेते हैं कि कट गए. ठीक है. Human behavior is not under the sole control of emotion or deliberation but results from the interaction of these two process. अपन ने एक कैरेक्टरिस्टिक में पॉइंट पढ़ा था, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल. उसमें ये फर्स्ट लाइन जो आ रही है वो यही आ रही है. तो इसीलिए आपको चैप्टर 1 कम्युनिकेशन का कहा था कि एज इट इज बुक से पढ़ के जाना है. तो उसमें कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम पीछे के क्वेश्चंस करने हैं, वो तो पीछे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है उसमें. आपको वो चैप्टर तो पूरा ही करके जाना है. तो इमोशनल बिहेवियर और कंट्रोल समझाना है इसमें. ठीक. चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. ये तो एज इट इज बुक का है. आई रन द ऑब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम. बुक में किया था ये अपन ने. तो क्या होगा इसका आंसर? द ऑब्स्टेकल कोर्स. कौन सा टेंस है? आई रन, पास्ट इंडेफिनिट. हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज वर्ब. सो द ऑब्स्टेकल कोर्स वॉज. थर्ड फॉर्म रन की क्या होती है? रन. रन नहीं होती, रन ही होती है. रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम. एक्टिव पैसिव वर्ब प्रैक्टिस करो. अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. पैसिव टू एक्टिव. मनी वाज generously donated to the homeless shelter by Larry. So Larry generously donated money
टू द होमलेस शेल्टर। पैसिव टू एक्टिव आता है, एक्टिव टू पैसिव में अटक हुई हुआ। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। The student said to their teacher, "Please allow us to watch the cricket match." The students requested their teacher to allow them to watch the cricket match. ये तो अभी आप आंसर तब दे रहे हो जब आपने अभी कोई रिवीजन वगैरह कुछ नहीं किया, अभी तो सिर्फ जो अपन ने क्लास में पढ़ा उसके वजह से। तब ये सब चीजें जब रिवाइज कर लोगे, याद कर लोगे, तो तब कहाँ फंसोगे? कहीं नहीं फंसोगे। करप्शन पे लिख सकते हो आप लोग, द रोल ऑफ यूथ इन कॉम्बैटिंग करप्शन। यूथ का रोल करप्शन में कैसे कैसे आप करप्शन खत्म कर सकते हो, यू ऑल कैन राइट एन आर्टिकल इजीली। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ कहां से आया, 11th का ए। रीड द क्वेश्चन। कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर समझा के आना। अब ईडीएम्स आए यहाँ पे। In the pink of health, this is a common idiom. जनरली पूछते ना, how are you, तो ये जवाब बताया, in the pink of health. So pink of health means best of health. हो गई vocabulary, right? Out of the blue, unexpectedly, हो गया? तो नहीं फंसे ना vocabulary, ऐसे एक आध में फंसाएगी ज्यादा से ज्यादा, और पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी आपके तुक्के सही हो जाए। Passive to active, नहीं, active to passive. The builder is building the flat. The flat is being built by the builder. ठीक है। अब एक और आ गया आपका प्रेसिडेंस, ये लॉ में पढ़ा हुआ वर्ड है। प्रेसिडेंस वर्ड पढ़ा है लॉ में, कितनी बार पढ़ा है? तो क्या होगा इसका आंसर? राइटिंग। आ गया। तो वोकैबुलरी अभी तक जितनी भी करी उसमें कहाँ फंसे? स्टार्टिंग की 2 में, और कहीं नहीं फंसे। This is an urgent job opportunity in established CA firm for the job of qualified and competent CA. रेज्यूम बनाना है, सिर्फ कवर लेटर नहीं मांगा इन्होंने, सिर्फ रेज्यूम मांगा है। तो आप इसमें इन्होंने कोई आपको किसी तरीके का हिंट नहीं दिया, फ्रेशर का है, आप फंक्शनल बना के आ सकते हो। नहीं, फ्रेशर की वर्ड नहीं दे रखा, तो आप फंक्शनल या वो लास्ट में टेबुलर पढ़ा था वो बना के आ सकते हो। क्रोनो, आज तक किसी भी पेपर में ऐसी जरूरत नहीं पड़ी स्टूडेंट्स को कि क्रोनोलॉजी या कॉम्बिनेशन बनाना पड़े। वही है जो मुश्किल है, फंक्शनल और टेबुलर तो इजी है। हो गया। तो अब मैं मान लू इसमें 50, इसमें आप फंक्शनल या टेबुलर दोनों में से जो अच्छा आता है वो बना सकते हो। नहीं तो मार्क्स तो पूरे मिलेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बना सकते हो। नहीं कटेंगे। जब तक फॉर्मेट में गड़बड़ नहीं करोगे तब तक नहीं है, अटेम्प्ट करने कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सो बेसिकली 40 नंबर का पेपर है, 38 आ गए सबके, आए कि नहीं है? तो अब ये तो तब है जब अभी कुछ रिवाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब आप देखो कम्युनिकेशन हर क्वेश्चन में आ रहा है, वोकैबुलरी हर में आ रहा है, ग्रामर हर में आ रही है। ठीक, ग्रामर की इंपॉर्टेंस मैंने बता रखी है आप लोगों को, वोकैबुलरी जितनी बुक से कर लो उतनी बेटर है, और उसके अलावा कम्युनिकेशन को रट के जाना है। राइट, तो ये सारे चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बताई थी, ये यही थी, और यही पैटर्न है, यही इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, ग्रामर और वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के लिए, आई एम रिपीटिंग अगेन, बहुत बार बोला है मैंने बात, बुक तो करनी है। बुक के अलावा लास्ट ईयर के पेपर्स, सारे पेपर्स के आंसर्स अवेलेबल है एमसीसी की साइट पे, आईसीआई पे भी है, एमसीसी पे भी है। ठीक है, तो लास्ट ईयर के पेपर्स के साथ साथ आप करेंगे आरटीपीस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स के अलावा एमटीपीस, मॉक टेस्ट पेपर सीए के जो आते हैं। राइट, ये आपको स्ट्रिक्टली करके जाने हैं। अगर ये आप करके जाओगे आप कहीं नहीं फंसोगे, पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। ग्रामर में तो लॉजिक है, लॉजिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं नहीं कट रहे। वोकैबुलरी में से थोड़ा हिट एंड ट्रायल चलता है कभी कभार, वो भी एक आधी देते हैं ऐसी वोकैबुलरी, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं देते। आज तक किसी बच्चे की ये शिकायत नहीं आई कि वोकैबुलरी में मैम 8 के 8 नंबर कट गए, 6 के 6 कट गए, सारी कट गए, कुछ नहीं आता था, ऐसा कभी किसी का रिस्पॉन्स नहीं है। राइट, तो उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे वी कैन अंडरस्टैंड दैट वोकैबुलरी इज नॉट दैट डिफिकल्ट as we assume it. ऑब्जेक्टिव टाइप आ रही है ना, इसलिए इजी है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो दिक्कत आती है।
राइट, तब नहीं कर पाते। लेकिन क्वेश्चन जैसे अभी आपको बताया ना, वैसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सिमिलर मीनिंग पूछा है कि एंटोनिम पूछा है, उसके बेसिस पे तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। राइट, इस बार आपके रिपोर्ट राइटिंग के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आर्टिकल आया था पिछली बार, रिपोर्ट के चांसेस ज्यादा है, रेज्यूम के थोड़े से कम है। ग्रामर, कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी, प्रेसी, पैसेज, नोट मेकिंग, ये हर साल आता ही है, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। लेटर और मेल में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। राइट, दिस इज योर पैटर्न। क्वेश्चन रिज्यूम राइटिंग का ध्यान से समझना। कई बार रिज्यूम में ये कवर लेटर के साथ बोल देते हैं। अगर जैसे इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कवर लेटर के साथ रिज्यूम बनाओ, तो 100% फिर टेबुलर ही बना के आना था, क्योंकि इतना 4 नंबर में कवर लेटर, टेबुलर, इससे ज्यादा क्या बनाओगे। राइट, तो कवर लेटर बनाने को बोले तो ही बनाना है, नहीं बोले तो नहीं बनाना। कवर लेटर और रिज्यूम दो अलग चीजें हैं, तो जो बोले वही बनानी है। राइट, सो दिस वाज द एंड ऑफ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट एज अ होल। अब कोई प्रॉब्लम आ रही है ओवरऑल तो बताओ। नहीं आ रही? तो आज जो अपन ने पढ़ा है उसको एक बार वापस उसकी रिकॉर्डिंग देखकर, जो भी अपन ने रिविजन करे, बुक नहीं है आपके पास तो उस रिविजन को कर लेना। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस थिंग कि कभी नहीं आया तो नहीं आएगा। तो जितना पढ़ा है उतना तो पढ़ लो, वैसे ही बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो जितना पढ़ा है उतना तो करो, बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, ग्रामर अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, ग्रामर नहीं छोड़नी है, ग्रामर पे इजी गोइंग भी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना है कि हो जाएगी, कर लेंगे, प्रैक्टिस ही करनी है ग्रामर की। ठीक है जी, तो यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है तो अपन मैराथन में मिलेंगे। मैराथन की इंपॉर्टेंस तब होगी जब आप लोग पूरा पढ़ के आओगे, वो बता देंगे, अब मुझे भी नहीं पता। राइट, सो मैराथन इमीडिएटली होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तो आपने कोर्स के साथ ही पढ़ा है। अब आप पढ़ो, रिवाइज करो, याद करो, फिर आपने सब चीजें कर ली, आपके दिमाग में सब सेट है, फिट है, तो उसके ऊपर फिर मैराथन क्लास होगी तो आपका रिवीजन एकदम पक्का हो गया। अभी हैंड टू हैंड मैराथन करवा दिया तो अभी तो कोई मतलब ही नहीं, अभी तो आप गर्दन ही लोगे, हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो दिमाग में अपने ऐसा होता है ना कि एक तो जैसे पेंट होता है, तो एक तो रफ पेंटिंग होती है, फिर उसके ऊपर होता है, फिर एक लास्ट में कहते हैं कि लास्ट में एक हाथ लगाऊंगा जो परफेक्ट कर देगा। सो मैराथन इज दैट थिंग। लेकिन उससे पहले अब आप लोगों का जो रफ वर्क है ना वो करके रखो, राइट, जिससे कि यू कैन टेक द कंप्लीट एडवांटेज ऑफ मैराथन। राइट, सो आई होप दैट 40 में से 35 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे सबके। 100%। वेरी गुड, तो 35 इसमें ले आओ, 40 उसमें ले आओ, हो गया आप लोगों के आराम से। अच्छा, इसको 60 में से 40 लाना है, कम से कम मिनिमम बताया वो, तो बाकी ज्यादा ला सकते हैं, लाना चाहो तो आई डोंट माइंड। तो 60 में से 40 तो आराम से आ ही जाएंगे, और 35 इसमें ला ही दो आप, तो 75 प्लस मार्क्स है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बोल नहीं